सहारा एक गर्म अफ्रीकी रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 3000 मील है और यह पूर्व में लाल सागर से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। सहारा उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में साहेल से घिरा हुआ है। साहेल एक घास का मैदान है जो एक पट्टी के बराबर सहारा रेगिस्तान की दक्षिणी सीमा का अनुसरण करता है। सहारा और उप सहारा अफ्रीका के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। वैसे तो सहारा रेगिस्तान बहुत सारे देशों में फैला हुआ है और वो देश है सूडान, पश्चिमी सहारा, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, माली, मोरक्को, मॉरिटानिया। सहारा रेगिस्तान की संस्कृति विविधतापूर्ण है। पहली नजर में यह बंजर और जीवन से रहित लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले सहारा में घास के मैदान और जंगल थे, भरपूर पानी था और काफी जैव विविधता थी। प्राचीन गुफा चित्र अतीत की गवाही देते हैं, जिसमें मनुष्य को ऐसे जानवरों का शिकार करते हुए देखा गया है जो अब इस क्षेत्र में मौजूद नहीं है, जैसे कि जिराफ। हालांकि जलवायु में भारी बदलाव आया है, लेकिन सहारा अभी भी जीवन का समर्थन कर सकता है। सहारा रेगिस्तान के लोग। सहारा के लोगों में शहरी निवासी, खानाबदोश चरवाहे शामिल थे। इस क्षेत्र के मुख्य उद्योगों में से एक किसान, विशेषज्ञ और कृषक है। सहारा में आने वाले सबसे पहले लोग शिकारी संग्राहक थे। जैसे जैसे जलवायु में बदलाव होने लगा, शिकारी संग्राहकों ने मवेशी और बकरियां पाल ली और चरवाहे बन गए। कुछ मामलों में इन लोगों ने जल स्रोतों के पास के गांवों और कस्बों में एक गतिहीन, एक ही स्थान पर रहने वाली जीवन शैली अपनाई। वे संस्कृतियां जो रेगिस्तान के अनुकूल नहीं हो सकी, सहारा के दक्षिण क्षेत्र में बसने के लिए दक्षिण की ओर चली गई। अभी तक सहारा रेगिस्तान की अनुमानित आबादी 2.5 मिलियन है। इजिप्ट और सूडानी लोगों से शुरू करते हुए सहारा से कुछ लोगों पर करीब से नजर डाले तो इजिप्ट के लोग और आधुनिक सूडान में दक्षिण में उनके पड़ोसी लोगों ने नील नदी घाटी में ऊपर और नीचे गतिहीन जीवन शैली अपनाई। पानी में उन्हें ताज़ा पानी और जलमार्ग, भोजन का स्रोत, फसल लगाने के लिए मूल्यवान समृद्ध मिट्टी और सिंचाई प्रदान की। शहरी केंद्र जो नील नदी का उपयोग करना जारी रखते हैं वे काहिरा, मिस्र और खार्तूम सूडान है। इस क्षेत्र में इस्लाम का बोलबाला है, हालांकि यहाँ ईसाई अनुयायी भी है। बर्बर लोग पारंपरिक खानाबदोश चरवाहे जनजातियों का एक स्वदेशी जातीय समूह है जो मूल रूप से एनिमिस्ट थे, जब तक कि वे ईसाई धर्म और इस्लाम के संपर्क में नहीं आए। आस्था परंपराओं की समृद्ध के परिणाम स्वरूप धार्मिक समन्वय हुआ, जिसमें इन धर्मों के पहलुओं का सम्मिश्रण हुआ। बर्बर जातीय समूहों को बनाने वाली 4 मुख्य जनजातियां तुआरेग, शाविया, कबाइल और मोजाबाइट्स है। हालांकि वे एक ही बर्बर भाषा बोल सकते हैं, लेकिन वे सभी सांस्कृतिक रूप से एक जैसे नहीं हैं। कुछ अपनी खानाबदोश जीवन शैली जारी रखते हैं, जबकि अन्य एक गतिविहीन जीवन अपना लिया है। सबसे अधिक बर्बर सांद्रता वाला सहारा का क्षेत्र आधुनिक अफ्रीकी राज्यों जैसे कि लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, माली और नाइजीरिया के उत्तरी भागों में है। अरबों ने व्यापार के साथ ऊंटों के कारवां में सहारा भर में यात्रा करते हुए अपने धर्म को अन्य संस्कृतियों में फैलाया। यात्रा का यह तरीका इस्लाम को सहारा के लोगों तक पहुंचने का प्राथमिक तरीका था।
अरब मूल रूप से सहारा के लोग नहीं थे, वे अरब प्रायद्वीप से आए थे और फिर पूरे क्षेत्र में फैल गए, जिसमें उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश भाग भी शामिल था। वे शहरों में बस गए, मस्जिदें और स्कूल बनवाए और इजिप्ट, सूडान, मोरक्को, लीबिया और अल्जीरिया जैसे स्थानों पर प्रभावशाली बन गए। सहारा रेगिस्तान के बारे में अतिरिक्त जानकारी बताई जाए तो सहारा रेगिस्तान में साल के किसी न किसी समय लगभग हर कोई अपने मौसम के बारे में शिकायत करता है। यह बहुत ठंडा है, यह बहुत गर्म है, यह बहुत नम है, यह बहुत सूखा है। हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन शायद किसी को कठोर परिस्थितियों के बारे में शिकायत करने का उतना अधिकार नहीं है जितना सहारा रेगिस्तान के निवासियों को है। उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्से कवर करने वाला सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह उत्तर और दक्षिण के बीच अफ्रीकी लोगों को विभाजित करने वाली लगभग अभेद्य भागा रूप में कार्य करता है। हालांकि मनुष्य जिद्दी नहीं तो और क्या है, और समय के साथ इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कई संस्कृतियां उभरी है। इस कठोर, बंजर और विश्वासघाती माना जा सकता है, लेकिन यह कई लोगों का घर भी है। सहारा रेगिस्तान में लोग उपलब्ध संसाधनों पर स्थायी रूप से जीवन यापन करके जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग खानाबदोश चरवाहे हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। इस प्रकार एक ही स्थान पर सभी संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। अन्य लोग जल स्रोतों के पास रहते हैं और खेती के माध्यम से गतिहीन जीवन जी सकते हैं। सहारा रेगिस्तान में जीवन है। यह जीवन सबसे ज़्यादा जल स्रोतों वाले क्षेत्रों में पनपता है, जैसे कि नील और नाइजर नदियाँ, भूमिगत जलभृत और मरुद्यान। सहारा रेगिस्तान की संस्कृतियाँ। तो सहारा रेगिस्तान में कौन रहता है? वास्तव में यहाँ पर कई समूह हैं, और जबकि हमारे पास उन सभी के नाम से चर्चा करने का समय नहीं है, तो सहारा समाज की कुछ सामान्य शैलियों पर नजर डालते हैं और जान लेते हैं। मूल रूप से आप सहारा रेगिस्तान के भीतर 3 प्रकार की संस्कृतियों को खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। पहली पूरी तरह से गतिहीन है। ये लोग पूरे साल एक ही स्थान पर रहते हैं, कृषि, व्यवसाय और विभिन्न शिल्प का अभ्यास करते हैं और दुर्लभ बड़ी जल आपूर्ति द्वारा जीवन रहते हैं, जो अक्सर लड़ाई झगड़े वाले मरुद्यानों में पाई जा सकती है। सहारा के बसे शहरी लोगों के अलावा आप कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आंशिक रूप से गतिहीन हैं। इन समूहों को पूरे साल एक भी पानी की आपूर्ति नहीं मिलती है, लेकिन वे पूरे मौसम में विभिन्न जल स्रोतों के बीच घूमते रहते हैं। वे आमतौर पर चरवाहे होते हैं जो पानी के गड्ढों के बीच मवेशियों या ऊंटों के झुंड को ले जाते हैं। अंत में खानाबदोश संस्कृतियां हैं जो लगातार चलती रहती है। अधिकांश चरवाहे भी हैं जो बकरियों जैसे मजबूत जीवों को पालते हैं जो सख्त रेगिस्तानी पौधों को खा सकते हैं। लेकिन कुछ यात्रा करने वाले व्यापारी हैं जो शहर से शहर जाते हैं। इनमें से कई लोग रेगिस्तान के माध्यम से उन्हीं व्यापार मार्गों पर निर्भर हैं जिनका उपयोग व्यापारी सहस्त्राब्दी से करते हैं। जीवन शैली के अलावा सहारा के लोगों को जातीयता के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जातीय पहचान एक जटिल विषय है, इसीलिए यह एक बहुत ही बुनियादी सारांश है। लेकिन आमतौर पर सहारा के लोग 3 जातीय समूहों में से एक से संबंधित है। बर्बर अक्सर उत्तर पश्चिम में पाए जाते हैं,
और उत्तरी अफ्रीका के स्वदेशी लोग हैं। अरबों का पैतृक संबंध अरब प्रायद्वीप से है और वे मुख्य रूप से पूर्वोत्तर में रहते हैं। अरब आबादी इस्लाम को सहारा से लेकर आए हैं और आज भी सभी जातीय समूहों के बीच इस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित धर्म है। अंत में सूडानी समूह ज़्यादातर मध्य सहारा में रहते हैं, जबकि हम इन 3 अलग अलग जातीय श्रेणियों को पहचान सकते हैं। वास्तविकता बहुत ही ज़्यादा जटिल है। सहारा के अधिकांश लोगों के पास 3 समूहों के आनुवंशिक वंशज है, लेकिन रेगिस्तान के अपने क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबावों के आधार पर उनमें से केवल एक के साथ पहचान करना चाहेंगे। बहुत सारे पीढ़ियों से सहारा रेगिस्तान के लोगों ने बहुत ही कठिन वातावरण में पनपना सीखा है। भौतिक संपत्ति के रूप में बहुत कुछ इकट्ठा करने के बजाय उनकी संस्कृति या रिश्तेदारी नेटवर्क पर निर्भर करती है और कला के बड़े रूपों की अनुपस्थिति में कई लोग शरीर की कला, कपड़े और संगीत को बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक चीज जिसने इन संस्कृतियों को लगातार परिभाषित किया है वह है संसाधनों की शाश्वत खोज। यहाँ तक कि बड़े जल स्रोतों और खाद्य पौधों के पास की संस्कृतियाँ भी बहुत जल्दी सब कुछ खो सकती है। अगर जलवायु 1 या 2 मौसम के लिए बदल जाए तो इस प्रकार इन संस्कृतियों की मौखिक और लिखित परंपराएं मुख्य रूप से एक अन्यथा निर्मम रेगिस्तान में भोजन, पानी और आश्रय का पता लगाने और उन तक पहुंचने के तरीके के पर प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने पर केंद्रित है।